डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में बताया था और मैंने आपको पिछली क्लास में जो बीकानेर के जो राव कल्याणमल थे उनके बारे में बताया था कि कल्याणमल के द्वारा जेतसी की मृत्यु के पश्चात शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है और शेरशाह सूरी के द्वारा मारवाड़ के राजा मालदेव के ऊपर अटैक किया जाता है और उस युद्ध में मारवाड़ के राजा मालदेव को हार का सामना करना पड़ता है और जो शेरशाह सूरी थे ये विजयी रहते हैं और शेरशाह सूरी के द्वारा जो बीकानेर का जो बीकानेर जो रियासत थी वह वापस कल्याणमल को प्रदान कर दी जाती है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कल्याणमल 3 नवंबर 1570 को अकबर के नागौर दरबार में जाता है और अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो बीकानेर के ऐसे शासक जिनके द्वारा अकबर की अधीनता या सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई थी उनका नाम आता है बीकानेर के राव कल्याणमल। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए आज मैं पहले आपको पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बताऊंगा। वैसे तो कल्याणमल के पश्चात बीकानेर के अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है राय सिंह, लेकिन मैं आपको पहले पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बताऊंगा क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छे प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। तो आज अपन अगले जो शासक तो नहीं बोल सकते, अपन अगले जो कवि थे या जो दरबारी विद्वान थे जो अकबर के दरबारी विद्वान बने थे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ तो अकबर नागौर दरबार के बाद इनको अपने साथ आगरा ले जाता है। अर्थात नागौर दरबार में जब कल्याणमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है तो जो अकबर था ये पृथ्वीराज राठौड़ को अपने साथ कहां पे ले गया, आगरा में ले गया था। फिर आगरा में जब ये अपने साथ इस पृथ्वीराज राठौड़ को ले गया तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग प्रदान किया जो झालावाड़ में पड़ता है, जिसको गागरोन दुर्ग प्रदान किया। अर्थात अकबर इनको अपने साथ आगरा में ले गया और आगरा ले जाकर इन्होंने क्या किया, राजस्थान में जो जल दुर्गों की कैटेगरी में आता है गागरोन का किला जो झालावाड़ में पड़ता है, तो वह गागरोन दुर्ग किसको प्रदान कर दिया, तो ये गागरोन का जो किला था ये इस पृथ्वीराज राठौड़ को प्रदान कर दिया। पृथ्वीराज राठौड़ को यह गागरोन का किला प्रदान कर दिया और इस गागरोन के दुर्ग के अंदर ही इस पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था
और ग्रंथ के अगर अपन नाम की बात करें तो नाम मिलता है अपन को वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। अर्थात गागरोन दुर्ग के अंदर बैठकर इस पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम था वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। तो जब इस पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, तो इस ग्रंथ को लिखकर जो पृथ्वीराज राठौड़ थे ये गागरोन के दुर्ग से कहां पे गए, वापस अकबर के पास आए, अकबर के दरबार में। और इस पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर से कहा कि मैंने एक ग्रंथ लिखा है और ग्रंथ का नाम है वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, तो आप इसको पढ़ना। मैंने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना की है और किस नाम से, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात नाम से। तो अकबर ने दरबार में जब पृथ्वीराज राठौड़ के मुंह से सुना कि ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, तो अकबर को तो वैसे पढ़ना आता ही नहीं था, वो तो एक नंबर का अंगूठा चेप इंसान था। तो फिर उसी समय अकबर के अगर अपन दरबार की बात करें, दरबार की, तो अकबर के दरबार में एक विद्वान थे और विद्वान का नाम था दुर्सा आडा। और जब मैंने आपको दत्तानी के युद्ध के बारे में बताया था जो 1583 को हुआ था, एक तरफ सुल्तान देवड़ा और दूसरी तरफ अकबर के प्रधान सेनापति महाराणा प्रताप के भाई जगमाल, चंद्रसेन के पुत्र राय सिंह और एक था दाती सिंह कोलीवाड़ा, और उन्हीं के साथ में था ये दुर्साडा। तो उस युद्ध में अकबर की हार हो जाती है और फिर हार के पश्चात ये जो दुर्सा आडा था, ये दुर्सा आडा सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहने लग जाता है और ये सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहकर राव सुल्तान रो कवित और विरुद्ध छत्री नाम से ये कविता रचना करता है। तो ये वही दुर्सा आडा है। तो पहले ही अकबर के दरबार में रहते थे, तो अकबर अंगूठा छाप था। तो अकबर ने इस दुर्सा आडा से कहा कि ये पृथ्वीराज राठौड़ ये बोल रहा है कि मैंने एक सर्वश्रेष्ठ रचना की है, तो दुर्सा आडा जी आप इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करके या इसको मेरे लिए पढ़कर सुनाओ। तो दुर्सा आडा ने कहा कि इसको अभी पढ़कर सुनाना तो बस की बात नहीं है, लेकिन मैं 2-4 दिन में इसका अध्ययन करके आपको इस पुस्तक के बारे में जो विस्तृत जानकारी है या फिर इसका जो मूल्यांकन है वो करके मैं आपको बता दूंगा। ऐसा किसने बोला? दुर्सा आडा ने। तो दुर्सा आडा ने इस पुस्तक का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद अगले दिन दरबार लगा और दरबार में इस दुर्सा आडा ने 2 बातें बताई अकबर को, और 2 बातें क्या बताई वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इस दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद में क्या कहा वह मैं आपको बताता हूं। इस दुर्सा आडा ने कहा कि हिंदू धर्म में 4 ग्रंथ है, 4 वेद हैं। जैसे बात करें अपन ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की, तो उन चारों के बाद अगर कोई वेद है तो यह वेली किशन रुक्मणी री ख्यात नामक ग्रंथ है। अर्थात इस दुर्सा आडा ने कहा कि ये जो ग्रंथ है ये 5वां वेद है। तो दुर्सा आडा ने इसे किसे, ये जो ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, इसे 5वां वेद कहा। क्या कहा? 5वां वेद। अर्थात इसका अध्ययन करने के पश्चात दुर्सा आडा ने कहा कि ये 5वां वेद है। उसके अलावा इसने एक बात और कही कि जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसमें 18 पुराण हैं। उसके अलावा अगर कोई 19वां पुराण है तो वो क्या है? वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। तो आप ये समझ सकते हो कि दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को 19वां पुराण कहा। तो आप ये भी लिखो दुर्सा
आडा ने इसे 19वां पुराण कहा है। अर्थात दुर्साडा ने दो बातें कही ग्रंथ का अध्ययन करने के पश्चात कि यह 5वां वेद है और 19वां पुराण है। ऐसा किसने कहा? दुर्साडा ने कहा था। आगे अगर अपन बात करें तो एक राजस्थान के अगर इतिहास के पिता की बात करें तो इतिहास के पिता का नाम आता है कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो टोड ने क्या कहा, यहां पे मैं लिख देता हूं, कर्नल जेम्स टोड। और इस टोड ने क्या कहा इस पुस्तक के बारे में? तो टोड ने कहा था कि इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों के समान बल है। तो टोड द्वारा इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों के समान बल बताया गया। तो कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं, जब उन्होंने इस पुस्तक का अध्ययन किया तो उन्होंने यह कहा कि ये जो पुस्तक है इसको पढ़ने के पश्चात व्यक्ति में 10,000 घोड़ों के समान बल आ जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो आप बताओगे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यह कहा गया कि इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों के समान बल है। आगे अगर अपन बात करें तो एक इटली के इतिहासकार आते हैं, उनकी भी अपन साथ ही में चर्चा करते हैं। तो उन इतिहासकार का नाम आता है डॉक्टर एल.पी. टेसिस्टोरी। डॉक्टर एल.पी. टेसिस्टोरी। तो इस डॉक्टर एल.पी. टेसिस्टोरी ने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो पुस्तक के बारे में तो इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसने इस पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में एक बात कही कर इसको डिंगल का हेरोज कहा जाता है। तो आप याद रखना डॉक्टर एल.पी. टेसिस्टोरी के द्वारा इस पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया? तो आप बताओगे डिंगल का हेरोज। डिंगल का हेरोज कहा गया। अर्थात ये डॉक्टर जो एल.पी. टेसिस्टोरी थे इसके द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा गया। लेकिन अगर एल.पी. टेसिस्टोरी की अगर अपन बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे जाकर बताता हूं कि ये जो डॉक्टर एल.पी. टेसिस्टोरी थे ये इटली के एक पुरातत्ववेदा थे, एक अच्छे इतिहासकार थे। तो इनको क्या है, जब अपने इन राजस्थानी ग्रंथों के बारे में जानकारी हुई तो इनको मतलब राजस्थान के बारे में जानकारी करने का इतना शौक था कि ये राजस्थान में आना चाहता था। तो पहले ये अंग्रेजों की नौकरी किया करते थे और उस समय अंग्रेजों ने अपना एक सेंटर खोल रखा था जहां पे पुरातत्व वेदाओं का प्रमुख संग्रहालय था जो कोलकाता में था। तो इन्होंने कोलकाता में अंग्रेजों से पूछा कि भाई ये जो बेली किशन रुक्मणी ख्यात ये जो राजस्थान का ग्रंथ है, अर्थात ये जो राजस्थान है ये कहाँ पे नक्शे में कहाँ पे है या ये कौन सी दिशा में पड़ता है? तब अंग्रेजों ने कहा कि ये दूर उधर उत्तर दिशा में है। तो डॉक्टर जो एल.पी. टेसिस्टोरी थे वो सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर जिले में आए। लगभग 1915 के समथिंग वो आए थे। तो आने के पश्चात ये जोधपुर के महाराजा के दरबार में रहे और इन्होंने जोधपुर के जो महाराजा थे उनसे कहा कि आपके जो ग्रंथ है उनका मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूं।
उनका मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। लेकिन जोधपुर के जो महाराजा थे उनको उनके जो भी मंत्री थे उनके द्वारा कहने का मतलब ये सुझाव दिया जाता है कि ये गोरी चमड़ी वाला ये जो टेसी स्टोरी है ये कुछ समय बाद में अपने ऊपर ही अटैक करके अपना जो साम्राज्य है उसको नष्ट कर सकता है या उसको लूट सकता है, उस पर अधिकार कर सकता है। तो आप ऐसा करो, इस टेसी स्टोरी को यहां से रवाना करो। तो टेसी स्टोरी को यह आदेश दे दिया गया कि आपको जोधपुर का क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। फिर जो भी इस टेसी स्टोरी के पक्ष में थे कोई एक आध दो आदमी, तो उन्होंने कहा कि आप जैसे विद्वान को ये क्या समझेंगे, आप ऐसा करें, सुदूर थोड़ी दूर पे बीकानेर जो रियासत है वहां के जो महाराजा है महाराजा गंगा सिंह, वो विद्वानों का आश्रयदाता है, वो महान इतिहासकार और ये मानो आप वह पारंगत शासक है, अर्थात वह हीरे की कद्र करना जानता है। तो ये डॉक्टर जो टेसी स्टोरी थे ये मारवाड़ का क्षेत्र छोड़कर बीकानेर में आ जाते हैं और बीकानेर में जब ये आते हैं तो बीकानेर में ये महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इनको जो बीकानेर की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी इनको प्रदान कर दी जाती है और इनके द्वारा उनका हिंदी में रूपांतरण किया जाता है। और उन्हीं में से एक पुस्तक आती है, कौन सी, वेली किशन रुक्मणी रिख्यात, तो इसका भी हिंदी में रूपांतरण किया जाता है। तो तब ये जो डॉक्टर एलपी टेसी स्टोरी था तो उसने जब ये ग्रंथ पढ़ा और ग्रंथ के लेखक का नाम पढ़ा, तब इस डॉक्टर एलपी टेसी स्टोरी के द्वारा इस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा गया था। क्या कहा गया था? डिंगल का हेरोज। फिर एक थोड़ी सी बात और बताऊं मैं आपको, तो डॉक्टर एलपी टेसी स्टोरी से महाराजा गंगा सिंह ने पूछा कि आपकी मुख्य इच्छा क्या है। तब इस टेसी स्टोरी ने क्या कहा कि मेरी दो इच्छाएं हैं। तो गंगा सिंह ने कहा कि बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो गंगा सिंह से टेसी स्टोरी ने कहा कि मेरी पहली इच्छा तो यह है कि मैं बीकानेर की इस पावन धरा पर अपने प्राणों को त्याग दूं। उसके अलावा दूसरी इच्छा क्या बताई इस टेसी स्टोरी ने कि मेरा विवाह बीकानेर की किसी युवती के साथ में करवा दिया जाए। तो अपने जो राजस्थान के थे वो तो विवाह करवाने वाले थे नहीं, तो राजस्थान वालों ने कहा कि आपकी तरफ अगर कोई गोरी चमड़ी वाली अगर कोई आपकी बहन हो या आपकी कोई भी दूर की रिश्तेदार हो तो उससे आप हमारी शादी करवा सकते हो, बाकी हम तो आपको अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा किंवदंतियों के आधार पर माना जाता है। तो ऐसे करके इस टेसी स्टोरी के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा गया। और अपन अगर बात करें इस वेली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ की भाषा क्या थी, तो भाषा में आप बताओगे। वैसे पूर्वी राजस्थान में जो भाषा थी वो पिंगल भाषा थी और पश्चिमी राजस्थान में बात करें अपन तो कौन सी भाषा थी, डिंगल भाषा। तो इसकी भाषा क्या बताओगे आप, डिंगल। उसके अलावा एक बार शायद 2009 का कोई एग्जाम था, तो उस एग्जाम में 4 ऑप्शनों में ये डिंगल भाषा नहीं आई और 4 ऑप्शनों में क्या क्या आया मैं आपको बताता हूं। एक तो आया था उसमें उत्तरी राजस्थान, एक आया दक्षिणी राजस्थान, एक आया पूर्वी राजस्थान और एक आया पश्चिमी राजस्थान। अर्थात वेली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ की भाषा कौन सी है, तो उन चारों ऑप्शनों में से उस समय आरपीएससी जो बोर्ड था उस आरपीएससी बोर्ड के द्वारा उत्तरी राजस्थानी भाषा माना गया था। उत्तरी राजस्थानी, क्योंकि ये जो बीकानेर का इलाका है ये थोड़ा उत्तर की तरफ पड़ता है। तो इस प्रकार से इसकी अगर ऑप्शन में डिंगल हो तो आपको डिंगल करना है और उत्तरी राजस्थानी हो तो आपको उत्तरी राजस्थानी करना है। तो ये थे पृथ्वीराज राठौड़। इसके अलावा इन्होंने कुछ ग्रंथ और हैं जिनकी भी रचना की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर ये बताता हूं। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर इनको अपने साथ नागौर दरबार के बाद आगरा ले गया और इन्होंने अकबर ने आगरा पहुंचकर इनको एक दुर्ग प्रदान किया
गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में पड़ता है, उस गागरोन दुर्ग के अंदर इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की और ग्रंथ का नाम क्या था? वेली किशन रुक्मणी ख्यात। फिर इस वेली किशन रुक्मणी ख्यात को दुर्साहडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है और कर्नल जेम्स टोड ने इस बुक को इस बुक के बारे में यह लिखा है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद व्यक्ति में 10,000 घोड़ों के समान बल आ जाता है। उसके अलावा मैंने आपको इसकी भाषा के बारे में आपको बताया कि इसकी भाषा डिंगल है या फिर आपको ऑप्शन के अनुसार उत्तरी राजस्थानी करना है। फिर मैंने आपको बताया कि डॉक्टर एलपी टेसिस्टोरी के द्वारा इस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज बोला गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन इनके जो और ग्रंथ बचे हुए हैं जैसे दशम भागवतरा, दोहा, गंगा लहरी, तो उन ग्रंथों के बारे में भी मैं आपको बताता हूं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। ये थे बीकानेर के जो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, जो एक उच्च क्वालिटी के या उच्च स्तर के अच्छे इतिहासकार भी रहे थे, जिनको अकबर का आश्रय मिला था। अब अपन इनके जो बचे हुए ग्रंथ है जैसे गंगा लहरी, दशम भागवतरा, दोहा, उसके अलावा इनके 2 ग्रंथ और आते हैं, तो अपन उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। और फिर मैं आपको इस वेली किशन रुक्मणी ख्यात के बारे में कुछ बातें और बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज राठौड़, तो इनके ग्रंथ के अगर अपन नाम की बात करें तो ग्रंथ का नाम एक आता है गंगा लहरी, एक आता है दशम भागवतरा, दोहा, दशम भागवतरा, दोहा, अगले अगर अपन ग्रंथ के नाम की बात करें तो बसदेव रावत, अगले ग्रंथ की अगर अपन बात करें तो दशरथ, वयुत, ये इनका एक अन्य ग्रंथ था। और एक ग्रंथ मैंने आपको पहले बताया भी था, वेली किशन रुक्मणी ख्यात, तो ये ग्रंथ लिखे इन्होंने गंगा लहरी, दशम भागवतरा, दोहा, बसदेव रावत, दशरथ वउत और एक लिखा वेली किशन रुक्मणी ख्यात। अब इस वेली किशन रुक्मणी ख्यात के बारे में और बातें मैं आपको बता चुका हूं कि किसने क्या कहा, कैसे किस प्रकार से इसकी रचना हुई। अब इस वेली किशन रुक्मणी ख्यात ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं। 2 क्या है इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कितने पात्र हैं? 2 पात्र हैं। और पहले पात्र की बात करें तो पहले पात्र हैं पाथड़, और दूसरे जो पात्र हैं उनका नाम है पिथड़। अर्थात ये जो वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ये जो ग्रंथ है, इसमें 2 पात्र हैं, एक का नाम है पाथड़ और दूसरे का नाम है पिथड़। तो पाथड़ इसमें किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आपको ये बात याद रखनी है, महाराणा प्रताप के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। और पिथड़ किसके बारे में है? पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहा गया है। अर्थात इस वेली किशन रुक्मणी ख्यात में 2 पात्र बताए गए हैं, 2 नाम बताए गए हैं, एक है पाथड़ और दूसरा है पिथड़। तो पाथड़ तो महाराणा
प्रताप को कहा गया है। महाराणा प्रताप और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ ने स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किया है। बाकी अगर आपसे यह पूछा जाए क्या पाथल व पीथल किसकी कृति है, पाथल व पीथल किसकी रचना है, तब आपका आंसर क्या बनेगा, किसकी रचना है, तब आपका आंसर क्या बनेगा, कन्हैयालाल सेठिया। सेठिया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे वेली किशन रुक्मणी विख्यात ग्रंथ में दो पात्र बताए गए हैं, एक पात्र है पाथल, दूसरा है पीथल। पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है, जबकि पीथल पृथ्वीराज राठौड़ ने स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किया है। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए पाथल व पीथल किसकी रचना है, तब आपका आंसर क्या बनेगा, सर कन्हैयालाल सेठिया की ये रचना मानी जाती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। ये थे ये जो जानकारी थी तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में थी, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो मैं आपको पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में सब बातें बता चुका हूं। तो कल्याणमल के पश्चात फिर अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है राय सिंह। तो अब मैं आपको राय सिंह के बारे में बताने वाला हूं। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ थे जिनको अकबर के द्वारा गागरोन का दुर्ग मिला, और ये अच्छे या उच्च क्वालिटी के बात करें अपन दरबारी विद्वान रहे थे, जिनको अकबर का आश्रय प्राप्त हुआ था। तो अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है बीकानेर में राय सिंह। राय सिंह। तो अकबर नागौर दरबार के बाद इनको अपने साथ आगरा ले गया। यानी नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात अकबर इनको अपने साथ कहां पे ले गया था, तो आगरा में ले गया था। और इनके द्वारा कुछ सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व किया गया था। जैसे अगर अपन बात करें, इन्होंने काबुल, गुजरात, कांधार, जो गुजरात अफगानिस्तान में पड़ता है, कांधार, मारवाड़, सिवाना और दत्तानी युद्धों में भाग लिया। अर्थात इन्होंने काबुल, गुजरात, कांधार, मारवाड़, सिवाना और दत्तानी के युद्धों में भाग लिया था। आगे अगर अपन बात करें इन राय सिंह के बारे में, तो इन्होंने या इनको अकबर द्वारा इनको 4000 का मनसब तथा जहांगीर द्वारा इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया।
और मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का कर्ण भी कहा है। उसके अलावा इन्होंने जो जमीन का जेवर आता है, जो जूनागढ़ दुर्ग आता है, उसका भी निर्माण करवाया था। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। फिर आगे जो बची हुई बातें हैं उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, अकबर नागौर दरबार के बाद इनको अपने साथ आगरा ले गया था। इन्होंने काबुल, गुजरात, कांधार, मारवाड़, सिवाना और दत्तानी के युद्धों में भी भाग लिया था और अकबर द्वारा इनको 4000 का मनसब तथा जहांगीर के द्वारा इनको 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। तो आगे राय सिंह के बारे में और बहुत कुछ बातें बची हुई है, तो उन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना जो प्यार है वो ऐसे ही इस चैनल के प्रति प्रकट करते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।